होम्योस्टैसिस की बात करते हैं तो होम्योस्टैसिस में हर एक कंपोनेंट एक फिक्स रेंज में है और इस रेंज को वेरी नहीं किया जा सकता, इसको मेंटेन करना होता है। मेंटेनेंस की मैकेनिज्म को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो लिविंग है वो लिविंग अपने आप को लिविंगनेस को मेंटेन करना पड़ता है, प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं। और जब सेल के बाहर हम देखते हैं तो यहाँ जो कंडीशन होती है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, डायनेमिक होती रहती है। तो एक स्ट्रगल हमेशा रहता है। ये जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन का पर्पज देखो क्या होता है। ये जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन का पर्पज जानते हो क्या है? होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना। मतलब इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ आपको बताई जाएगी, ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना, कि कैसे इसको मेंटेन रखा जाए किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखना। एक्चुअल बात ये होती है, होम्योस्टैसिस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर हम मल्टी सेलुलर बॉडी, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में सारी सेल जो है लिक्विड मीडियम में, जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड में हमारे वाटर का जो अमाउंट है, जैसे आप बोलते हैं कि आपके बॉडी में 5.5 लीटर करीब ब्लड है, तो हो सकता है किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो। जैसे अभी भी पानी पी लिया तो ब्लड में बहुत सारा पानी जाएगा। अब तो आपको पता ही है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद सब कंटेंट जो है कहाँ जाता है, सारा कंटेंट आपका कहाँ जाएगा? पानी, जो आप नमक पानी जो पिएंगे वो आपके ब्लड में जाएगा, तो ब्लड पतला हो जाएगा। अब उसे बहुत डाइल्यूट ना हो जाए, आपने 2-3 लीटर पानी पी लिया तो वो बहुत डाइल्यूट ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए आपके बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी है, जो कि आपके ब्लड में साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मैनेज करता है। तो जो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है कि आपके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट एक मल्टी सेलुलर बॉडी में जो हमारा ब्लड का सिस्टम है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोजिशन को ज़्यादा वेरी होने से रोकता है, और जो एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर आ गए हैं उसे यूरिन के फॉर्म में वापस एनवायरनमेंट में भेज देता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया तब भी आप लिविंगनेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और अगर वो बहुत कम हो जाता है तो आपको प्यास लगती है, मैकेनिज्म आपका शुरू हो जाता है आपके हाइपोथैलेमस में, जो आपने पढ़ रखे होंगे, जो आपके हार्मोन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वैसोप्रेसिन, और आपको प्यास लगती है और आप पानी पीते हैं, और पानी उतना पीते हैं जिससे ब्लड लेवल, ब्लड वॉल्यूम वापस से मेंटेन हो जाए। तो जैसे हमारे बॉडी में, मल्टी सेलुलर बॉडी में, इसको मैनेज करने के लिए, इस होम्योस्टैसिस को मैनेज करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो मैकेनिज्म डेवलप हुई है उन्हीं को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल एक्शन क्यों चाहिए? फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो फिजियोलॉजी है वो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए ही है। जैसे आप फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। अगर आपने देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट, जैसे आपने फिजियोलॉजी को मेरे वे में पढ़ा होगा, जैसा मैं चाहता हूँ पढ़ा होगा, तो बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो रास्ता ये है कि मेरे फिजियोलॉजी के लेक्चर को देखिए, आपको बात समझ में आने लगेगी जो मैंने डाला। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारे लेक्चर मेरे देखिए, तब आपको बात समझ में आएगी। साइंस का जो नॉलेज होता है वो बहुत इंटरकनेक्टेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है। तो ऐसा नहीं आप बीच का कोई टॉपिक पढ़ लें और बाकी छोड़ दें, क्योंकि वो टॉपिक यहाँ जो है इससे अटैच होगा। तो अगर आपको पहला ही नहीं आएगा तो दूसरा कैसे आएगा? ठीक है, तो इस बात को समझिए। वैसे हर एक नॉलेज अगर आप बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो वो हमेशा इंटरकनेक्टेड होता है। साइंस ही नहीं, सारे नॉलेज इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कोई रैंडम चीज़ नॉलेज हो ही नहीं सकती है, समझे इस बात को? कोई रैंडम चीज़ नॉलेज नहीं होती है, नॉलेज तो हमेशा ऑर्गेनाइज ही होता है। तो चलो, जैसा मैं आपको समझा रहा था
कि फिजियोलॉजी का वो चैप्टर, जो आप प्लांट फिजियोलॉजी ले लो चाहे एनिमल फिजियोलॉजी ले लो, मैं दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी ही ले ली, तो जैसे आपको पढ़ाया जाता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं, हम जो है खाने को डाइजेस्ट करते हैं और साथ में उन डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो हमारा खाना और पानी है, जो हमारा फूड है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में बताया था मैंने, बायोमॉलिक्यूल, मिनरल और वाटर। ध्यान देखो, यही चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, बायोमॉलिक्यूल, मिनरल एंड वाटर। हम फूड में इन्हीं को क्यों लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारा साइटोप्लाज्म बनाएगी। और जो चीज़ हमारा साइटोप्लाज्म बनाएगी, यानी साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को बनाएगा, तो वो किस चीज़ को बनाएगा, होमियोस्टेसिस को। जैसे अगर मान लीजिए इस सेल के अंदर जब खाना नहीं जाता है तो क्या होता है, जैसे मैं समझाऊं इस बात को। देखो, जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर पहले से प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन में इसने कुछ खाना नहीं खाया, यहाँ इसकी कैटाबॉलिक एक्टिविटी हुई। तो प्रोटीन का कैटाबॉलिक में क्या होता है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में तोड़े गए और अमीनो एसिड से मान लो एनर्जी निकाली गई, ठीक है। तो जब इससे एनर्जी निकाली जाएगी तो इससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, NH3 बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के अमोनिया बन सकता है, जो कि एक एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, ठीक है। ये एक एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, तो जाहिर सी बात है इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालना पड़ेगा। तो सेल तो इसे बाहर निकालने की कोशिश करेगी। अब इसने इसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉक्सिक्स है, ठीक है, ये टॉक्सिक मटेरियल है, इसको बॉडी में होल्ड नहीं कर सकते, तो ये इसे बाहर निकाल लेगी। जब इस टॉक्सिक मटेरियल को इसने बाहर निकाल दिया, तो एक तरीके से सेल ने अपनी होमियोस्टेसिस को बचा लिया। होमियोस्टेसिस का मतलब लिविंगनेस को बचा लिया। लेकिन अब सेल में क्या हुआ है कि प्रोटीन यूज हो गया है। जैसे मान लो पहले 100 ग्राम प्रोटीन थी, 100 ग्राम तो हो नहीं सकती, मिलीग्राम मान लो, 100 मिलीग्राम प्रोटीन थी, इसमें से इसने 50 मिलीग्राम यूज कर डाला। अब ये लोअर लिमिट है, इससे कम नहीं हो सकता, ये एजम्पशंस बता रहा हूँ, इससे कम नहीं हो सकता। तो अब सेल को क्या चाहिए, अब सेल को जल्दी से जल्दी वापस ये चीज़ें चाहिए, क्या, इसे जल्दी से जल्दी ये जो है 50 मिलीग्राम प्रोटीन चाहिए। एक बात ये जानो कि जब इसको एक्सक्रीशन किया गया होगा अमोनिया को, ठीक है, यूरिया को, अमोनिया को, या इन दोनों को मिलाने के बाद ये यूरियम कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके साथ वाटर और मिनरल भी निकल गए होंगे बॉडी से। ऐसे ही हमारे बॉडी में होता है। तो जाहिर सी बात है कमी किस किस चीज़ की हुई, एक तो प्रोटीन की कमी हो गई, दूसरी कमी हो गई मिनरल की, वाटर की कमी हो गई। तो हमें इन चीज़ों की सप्लाई चाहिए। इनकी सप्लाई कैसे आएगी, जब ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करेगी और जब इन चीज़ों को फिर से ऐड करेगी बॉडी में। जो चीज़ें ऐड होती हैं उसमें पहले तो इस कमी को पूरा किया जाता है और जो एक्स्ट्रा होता है उसे स्टोरेज टिश्यू में रख दिया जाता है। समझे इस बात को। तो इसको करने के लिए एनिमल में कौन सा सिस्टम होना चाहिए, तो बड़े से बड़े और छोटे एनिमल में डाइजेशन का सिस्टम है। जैसे अमीबा में भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, आप पढ़ते हैं फूड वैक्यूल में डाइजेशन। आप जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो एनिमल किंगडम में क्या पढ़ते थे, इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर डाइजेशन। कहाँ पे, जैसे पोरीफेरा और जैसे निडेरिया। तो निडेरिया में जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी थी उसमें क्या हो रहा था, वहाँ तो टिश्यू ग्रेड की बॉडी थी ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं हो सकता था, लेकिन डाइजेशन के लिए एक स्पेशल कैविटी आ गई थी, इंट्रा और इंटरसेलुलर डाइजेशन होने लगे थे। तो हर सेल को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो स्टार्वेशन और डेथ क्या होती है। जैसे एक बात तो यहाँ ये जानो कि आपने मेटाबॉलिज्म के बेसिक पाथवे जैसे क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है।
तो वहाँ से आप एक बात समझते हो ना कि सबसे पहले तो सेल यूज करना चाहती कार्बोहाइड्रेट और फैट। जब कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं होता है तभी इसने प्रोटीन को यूज कर दिया होगा, क्योंकि प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक के लिए है ना। ज़्यादातर एंजाइम और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जितने रिसेप्टर वगैरह हैं सब तो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है इन न्यूट्रिएंट की कमी है, तो सेल की डिमांड तो एक्चुअल में अब प्रोटीन की भी है, कार्बोहाइड्रेट की भी है, लिपिड की है, क्योंकि सबकी डिफिशियंसी चल रही है। और इस लेवल से अगर नीचे ये गिरा तो ये सेल अपनी होमियोस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाएगी, और जो ही होमियोस्टेसिस लॉस हो जाती है तो उसको हम डेथ बोलते हैं। होमियोस्टेसिस रिस्टोर रहना, होमियोस्टेसिस मेंटेन रहना लिविंगनेस है, और होमियोस्टेसिस को एबोलिश हो जाना उसी को हम डेथ बोलते हैं। तो लगातार होमियोस्टेसिस मेंटेन रहे उसके लिए लगातार चीज़ों की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो टॉक्सिक मटेरियल का रिमूवल हो। तो एनिमल में इन चीज़ों के लिए क्या डेवलप हुआ? इन चीज़ों के लिए बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्शन डेवलप हुए, जिनको ही आप पढ़ते थे, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम डेवलप हुए। क्योंकि इन सारे सिस्टम का जो पर्पज है वो क्या है? इसकी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना, और जब ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है तो इसकी लिविंगनेस बनी रहती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि होमियोस्टेसिस और फिजियोलॉजी का रिलेशन क्या है। इसी वजह से देखना आपके बुक में मेंशन है इस तरीके से लाइन कि जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जब हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं, जैसे आपको बताया गया ना कि इकोलॉजी का डिफरेंट लेवल है, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, पॉपुलेशन के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, इकोसिस्टम के लेवल पे। तो इसीलिए आपका चैप्टर में भी 2 चैप्टर आपको रखा गया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और दूसरा आपको इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब ही आप समझते हैं कि वो कम्युनिटी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन कैसे रिएक्ट करेंगे ये इस चैप्टर में आप तो देख ही रहे हैं, ये चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो जब हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी को पढ़ते हैं तो यहाँ इकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोला जाता है। हमारा मेजर कंसर्न होता है ना कि फिजियोलॉजी कैसे हो, फिजियोलॉजिकल एक्शन कैसे हो। अब ये जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है ना वो एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि जो होमियोस्टेसिस है, इस होमियोस्टेसिस से जो चेंज है ये चेंज बहुत लिमिटेड जो है मेंटेनेंस है, ये अनलिमिटेड मेंटेनेंस नहीं है, ये बहुत लिमिटेड ग्रेड का होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत चेंज को मेंटेन कर सकता है, यानी डे टू डे अगर कोई चेंजेज हो रहा है तो ये इसको मेंटेन कर लेगा, ठीक है। मतलब लिमिटेड ग्रेड मतलब लिमिटेड टाइम में, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक छोटे टाइम में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसको ये मेंटेन करने में कैपेबल है। लेकिन चेंजेस जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन में भी हो सकते हैं। किस चेंज की मैं बात कर रहा हूँ? एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है, जो बाहर का डायनामिक एनवायरनमेंट है उसका जो चेंज है वो चेंज लिमिटेड भी हो सकता है, वो जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझाऊं, जैसे गर्मियों के दिन है, अभी आप घर में बैठे हो, चारों तरफ का एनवायरनमेंट प्लीजेंट है क्योंकि आपने कुछ भी एसी कूलर पंखा कुछ भी चला रखा होगा, तो आपने अपने एम्बिएंट टेम्परेचर को, जो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उसको आपने प्लीजेंट फेवरेबल बना रखा है अपने बॉडी के, ठीक है। अब अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो बाहर तो आप सर पे एसी लेके तो थोड़े चलेंगे। बाहर जब आप जाएंगे तो बाहर जो है, बाहर जाते ही क्या होगा, बाहर जाते ही सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बहुत डायनेमिक है। दोपहर के समय आप बाहर निकल गए, बहुत तेज गर्मी है, तो अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आपकी होमियोस्टेसिस है उसमें क्या आने लगता है, चेंज आने लगता है। और होमियोस्टेसिस खुद को मेंटेन करने के लिए बॉडी में
एक फिजियोलॉजी को एक्टिव कर देती है। उस फिजियोलॉजी को आप जो है वार्म ब्लडेड एनिमल में उसे हम बोलते हैं स्वेटिंग। आपको बहुत सारा पसीना आता है और जब पसीना सूखता है तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन और आप जो है नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये डे टू डे चेंज है। आप एक आध घंटे घूम के फिर वापस आ गए फेवरेबल कंडीशन में, और ये जो फेवरेबल कंडीशन है इसमें आप आए, फैन ऑन चलाए, एसी चलाए और अपने आप को फिर से नॉर्मल कर लिया और आपकी बॉडी फिर से एडजस्ट हो गई। पानी वानी प्यास लगी आपने पी लिया, सब एडजस्ट हो गया। लेकिन चेंजेज ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के हो सकते हैं। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन के चेंज का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी वर्क से किसी काम से जैसलमेर जाना पड़ जाए। जैसलमेर समझते हैं, राजस्थान में जो डेजर्ट का एरिया है इसी गर्मी के मौसम में, और वहाँ बाहर आपको एक्टिविटी करनी पड़े और ऐसा फिक्स हो जाए कि आप ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद वापस आ जाएंगे, इतना जल्दी तो आ भी नहीं सकते। तो ऐसा हो कि वहाँ आपको 3, 4, 5 महीने रहना पड़े या आगे के 5-6 साल रहना पड़े। जैसा एनिमल में होता है कि माइग्रेशन के बाद वो पहुँचा हो और उसे कई महीने रहना पड़े या आगे की जनरेशन ही वहाँ रहनी पड़े, तब आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन मैनेजमेंट चाहिए। क्योंकि अब जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो लगातार है। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि दिन का टाइम है और बहुत सारा बादल आए, खूब बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, तो आप जो भी अपना पंखा या एसी कूलर जो भी चला रहे थे वो आपने बंद कर दिया। ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन में है। लेकिन अगर आपको किसी एब्रॉड जाना पड़ा, किसी ठंडी कंट्री में जैसे जर्मनी जाना पड़ा, स्वीडन, नॉर्वे जाना पड़ा जहाँ काफ़ी ठंड रहती है, या ग्रीनलैंड जाना पड़ा, तो वहाँ ज्यों आप पहुँचेंगे ना, ज्यों आप वहाँ एरोप्लेन से उतरेंगे तो आपकी बॉडी को एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा। ज्यों उसे नया एनवायरनमेंट मिलेगा, वो वहाँ का ठंडा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आपके बॉडी में थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन का मैनेजमेंट है। अब अगर आपको ज़िंदगी भर वहीं रहना पड़े तो आपकी बॉडी को वहाँ एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी जो फिजियोलॉजी का मैनेजमेंट है ना, इसमें एक शॉर्ट ड्यूरेशन मैनेजमेंट होता है, और जब शॉर्ट ड्यूरेशन मैनेजमेंट नहीं काम कर सकता है, उसकी लिमिट से बियॉन्ड चीज़ें रहती हैं, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन मैनेजमेंट होता है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन मैनेजमेंट है इसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। जैसे कि जब आपको पता है कि ज़िंदगी भर ही यहाँ रहना है, तो बॉडी को उसी हिसाब से ठंडे या गर्म क्लाइमेट के हिसाब से एडॉप्ट होनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर फिर आपको काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपने अपने माहौल को, जो एनवायरनमेंट था, मैंने बताया ना एनवायरनमेंट की चीज़ें हाईली डायनेमिक है, आप उस बियॉन्ड रेंज में चले गए हैं, तो वहाँ पे आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन का मैनेजमेंट चाहिए, और वो मैनेजमेंट आपको एडाप्टेशन से मिलता है। ठीक है। जैसे कैमल जो है, कैमल डेजर्ट में रहता है, तो उसमें स्पेशल एडाप्टेशन है जो उसको वहाँ के लिए सूटेबल बना रहे हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो पसीना नहीं आता है, उसको कभी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसके एंसेस्टर ने मान लिया कि सालों की बात है, तो अपने आप को क्या करना है, इस हिसाब से अडॉप्ट कर लेना है। ये एडाप्टेशन कैसे होते हैं? ये एडाप्टेशन एक इंडिविजुअल में नहीं, एक पॉपुलेशन के लेवल पे होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है एक पॉपुलेशंस के लेवल पे होता है। जो होम्योस्टेसिस है ये इंडिविजुअल के लेवल पे है, ये इंडिविजुअल का मैनेजमेंट है। तो पॉपुलेशन के लेवल पे जो मैनेजमेंट है, इसका मतलब ये जीन पूल का मैनेजमेंट है, जेनेटिक्स की बात हम कर रहे हैं। और ये चीज़ कंट्रोल होती है नेचुरल सिलेक्शन, या फिर आप जान गए कि जो मैंने बोला नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि ये एवोल्यूशन यहाँ पे यूज हुआ है। ये इसीलिए ये जो मेन जो पॉपुलेशंस के लेवल पे जो एडाप्टेशंस होगा, जो पॉपुलेशन के लेवल पे जो एडाप्टेशन हुए हैं,
जैसे कैमल में किसी एक कैमल के बॉडी में एडाप्टेशन नहीं है, पूरी कैमल स्पीसीज का एडाप्टेशन है, तो उसकी पूरी पॉपुलेशन में ये एडाप्टेशन हुआ है। और उस एडाप्टेशन का जो बेसिस है वो जेनेटिक है और प्रोसेस क्या है कि इवोल्यूशन है। तो जो चीज़ें उसमें एडॉप्ट हो गई हैं आज की डेट में, वो सब किस रास्ते से पहुंची हैं? एवोल्यूशन के रास्ते से पहुंची हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको समझाना चाहता था, आज का जो आपका टॉपिक था एबायोटिक फैक्टर। देखो बहुत सारे आपने देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, अब तक सब निपट गया होता, लेकिन उससे फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों, कि ये निपट कैसे गया। यहाँ मैं वही बातें थोड़ा रिलेवेंट बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको समरी में फिर से मैं रिकैप करवा रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म है, इसका एनवायरनमेंट है, दो कंपोनेंट है एबायोटिक और बायोटिक। हमारा फोकस एबायोटिक से है। मेन 4 कंपोनेंट है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। अब आपको बताया कि एनवायरनमेंट एक डायनेमिक है। एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है। जैसे टेम्परेचर को आप देखो ना, सुबह कितना टेम्परेचर रहता है, शाम को कितना रहता है, दोपहर में कितना रहता है, रात में कितना रहता है। तो अगर एक जगह जो बहुत कम बदलने वाली टेम्परेचर वाली भी जगह है ना, जहाँ साल भर टेम्परेचर नहीं बदलता है, वहाँ भी मॉर्निंग और जो आफ्टरनून का टेम्परेचर है उसमें काफ़ी फर्क होता है। तो बॉडी को इतने टेम्परेचर रेंज में तो रहना पड़ेगा ना, कोई भी जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म को ये टेम्परेचर रेंज को झेलना पड़ेगा। ऐसे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जब बारिश हो गई है तो ज़्यादा वाटर है, और जब सूखे का समय है तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। वाटर की अवेलेबिलिटी ये तो टाइम में हुआ, स्पेस में भी। स्पेस का मतलब है कि जैसे आज क्या है ना, कि आज आप अपने ह्यूमन लाइफ से इसे कंपेयर मत करिए। आज आपको जब पानी चाहिए तो आप नल का टैप खोलते हैं, आपको पानी मिल जाता है। बट नेचुरल कंडीशन में जहाँ एनिमल रहता है, आप सोचो, किसी दिन सोचो अपने आप को रख के कि अगर आपके पास पानी की बोतल न होती, अगर आपको ये टैप वाटर न होते, तो फिर अगर आपको प्यास लगती तो हो सकता है कि सबसे नियरेस्ट जो तालाब होता पानी का, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर होता। और सोचो अगर बहुत धूप होती तो वहाँ तक जाते जाते तो जीने मरने की कंडीशन हो जाती। इस वजह से ज़्यादातर एनिमल कहाँ रहना पसंद करते थे? जहाँ प्यास लगने पे तुरंत पहुँचा जा सके, जहाँ पानी मिल जाए। तो पानी से बहुत दूर जो है चीज़ें नहीं होती थी, कम होती थी। समझे इस बात को? तो वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है ज़मीन पे जितना हम सोच रहे हैं। तो वाटर इस तरीके से हमें चेंज कर रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी से इस तरीके से फ़र्क पड़ता है।